हमारी बराह रास्त नशरियात देख सकते हैं, लिंक आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि फैसलाबाद के मेडिकल तलबा अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी को इम्तिहानात लेने और डिग्री देने की इजाजत दे दी है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद मेडिकल तलबा के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी को इम्तिहानात लेने और डिग्री देने की इजाजत दे दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेडिकल के तलबा से मुतल्लिक बड़ी खबर है। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से इम्तिहानात लेने की जो है वो इजाज़त दे दी गई है। कौन से जमात के जो है इम्तिहान लिए जा सकेंगे और कब से जो है वो इम्तिहान लिए जाएंगे? हमारे साथ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर ज़फर अली चौधरी साहब मौजूद हैं। सर बताएं कब से? देखें जी, ये बड़ी खुशी की बात है। आप जैसे जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को बने हुए तकरीबन 3.5 साल हो गए। अभी तक हमारे जो एग्ज़ाम थे वो ले रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वाले, और हम सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहे थे। यानी ये यूनिवर्सिटी कोई फंक्शनल यूनिवर्सिटी नहीं थी। ताकि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको यहीं पे उनके इम्तहान होने चाहिए और यहीं से उनको डिग्री मिलनी चाहिए फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी इस यूनिवर्सिटी में, जिसको हमने बड़े ही एहसन तरीके से इसको हासिल किया है। ये स्टेटस जो आज हमें मिला है कि हम अब एक एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटी बन गए हैं, और जो फर्स्ट ईयर हमने पिछले साल एडमिट की थी उसका एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस नहीं लेगी, बल्कि हम उसका एग्ज़ाम लेंगे। और जब ये बच्चे सेकेंड ईयर में जाएंगे फिर हम इनका एग्ज़ाम लेंगे। यानी इस साल से हम फर्स्ट ईयर BDS और फर्स्ट ईयर MBBS का इम्तहान लेना शुरू कर देंगे। ता वक्त है कि ये बच्चे जो हैं फाइनल ईयर में पहुँचें और उनको डिग्री जो मिलेगी वो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी एक खुशखबरी की बात है, और मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद के लोग और फैकल्टी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी सही तौर पर इस्टेब्लिश हो गई है। कोई डेट वगैरह अनाउंस की जा सके, कौन सा महीना है जब से इम्तिहान होंगे? इसकी हम कल मीटिंग कर रहे हैं जिसमें हम सारे इम्तहानों की डेट्स का जायज़ा ले रहे हैं, और मेरा अपना ये ख्याल है कि हम जनवरी के पहले हफ्ते में फर्स्ट ईयर का इम्तहान लेंगे। 2019 में जिनका एडमिशन हुआ था फर्स्ट ईयर MBBS। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अहम खबर से आगाह करते चले कि एंटी डेंगू मुहिम सर्विलेंस जारी 15 नवंबर तक के दिन अहम करार दे दिए। 2 हफ्ते गुजर गए तो डेंगू का खतरा मुकम्मल टल जाएगा। महकमा सेहत ने डेंगू मुहिम को कामयाब करार दे दिया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि अहम इजलास हुआ। एंटी डेंगू मुहिम के सिलसिले में सर्विलेंस जारी है 15 नवंबर तक। ये अयाम के 2 अहम हफ्ते हैं, और ये अगर 2 हफ्ते गुजर जाते हैं तो यकीनन डेंगू का खतरा मुकम्मल टल जाएगा। रमजान मिर्जा से बात करेंगे। जी रमजान, इस इजलास के हवाले मज़ीद कहिए। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उमर मकबूल की सदारत में मुनक़द हुआ, जिसमें महकमा सेहत की जानिब से एंटी डेंगू कैंपेन के हवाले से मजमूई तौर पर ब्रीफ किया गया। बताया गया कि अभी 1 से 1.5 हफ्ता बाकी है। अगर ये भी खुश उसलूबी से निकल जाता है तो यकीनन जो मौजूदा सीज़न है डेंगू के हवाले से उसमें कामयाबी जो है वो महकमा सेहत के सर होगी। इस हवाले से हमारे पास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा कौन कौन से मय्यज़ लिए गए कि सूरत हाल जो है वो तसल्ली बख्श रही, और अभी चूँकि 1-1.5 हफ्ता बाकी है, बारिशें नहीं होती तो यकीनन सूरत हाल बेहतर रहेगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि ये कैंपेन 15 नवंबर को जो है हमारी फॉर्मली ख़त्म हो जाएगी, और जो है अल्लाह का शुक्र है और हेल्थ की टीम्स ने जो जिस तरह काम किया, तो इस दफ़ा जो है फैसलाबाद में 4 से 5 पेशेंट सिर्फ जो है वो सामने आए, और उनको भी जो है फौरी तौर पे जो है यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ दी गई और वो ठीक हो गए। तो अभी भी जो है हमारी टीम्स जो फील्ड में एक्टिव हैं, और जो हमारे जो फील्ड स्टाफ है वो अपने जो एरियाज़ हैं उसके अंदर पानी को चेक कर रहे हैं, और जो हमारे जो है ग्रेव यार्ड्स हो गए, स्कूल्स हो गए, प्ले ग्राउंड्स और ऐसे पोटेंशियल साइट्स जहाँ से लार्वा जो है वो निकल सकता है, उनको जो है वहाँ पे उसकी जो है वहाँ पे सफाई भी हो रही है। तमाम जो है TMA का स्टाफ और बाकी महकमे भी जो है वो मिल के काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जी हमारा इंशाल्लाह जो है कि ये जो 2 वीक्स बाकी रह गए इसके अंदर ऐसा ही काम होगा, और तमाम जो है वो लोग जो है वो सेफ रहेंगे। यकीनन ये मुतल्लिका इदारों और महकमों की काविश है कि इस साल जो है चंद पेशेंट जो हैं वो आए और वो भी सेहतियाब होकर चले गए। इनका कहना है कि तमाम अपडेट करने के लिए शुक्रिया रमजान आपका। सिटी 41 की खबर पर चनियोर DHQ इंतजामिया का एक्शन। अस्पताल में HIV एड्स सेंटर्स फाइल कर दिया गया। HIV से मुतासरा मरीज इलाज मुआलजे के लिए DHQ अस्पताल का रुख कर सकते हैं। AMS डॉक्टर मोहम्मद रजा ने कहा कि मरीजों को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल चरियोट में सिटी 41 की खबर पर अस्पताल इंतजामिया का बड़ा एक्शन सामने आया और जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में HIV एड्स सेंटर को फाल कर दिया गया है। चंद रोज कबल सिटी 41 ने यह मामला उठाया था और खबर के जरिए आला हुकाम को आगाह किया था और अब जो है वो ये HIV एड्स सेंटर जो है वो फाल कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन अली जब आपको दिखा भी सके तो ये HIV एड्स सेंटर है जहाँ पर जो अमला है वो भी मौजूद है और इसके साथ साथ मरीजों को जो आगाही भी दी जाती है और इसके अलावा एड्स से मुतल्लिक जो मेडिसिन है वो भी फराहम की जाती है। तो इस वाले से AMS डॉक्टर मोहम्मद रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर बताइएगा HIV के हवाले से क्या इकदाम अस्पताल में किए जा रहे हैं और इस सेंटर के हवाले से मजीद क्या करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड डायरेक्टर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के विजन के मुताबिक हमारा एड्स क्लिनिक जो इस्टेब्लिश्ड है और जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। अगर स्क्रीनिंग में वो पॉजिटिव आ जाता है तो हम उसकी बेसलाइंस करवा के उसका PCR सेंड कर देते हैं, उसको मेडिसिन स्टार्ट करवा देते हैं और आफ्टर एवरी 3 मंथ्स हम उनका PCR दोबारा रिपीट करवाते हैं और ये सारा कुछ जो मेडिकेशन और जो सारे टेस्ट हैं ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो मरीज आते हैं उनका सबसे पहले उनकी जो ब्लड सैंपलिंग है वो की जाती है और PCR की रिपोर्ट जो है वो भेजी जाती है और उसके बाद ये देखा बहुत जाता शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े खबर शामिल करें। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान का तहसील सिटी और तहसील सदर के मुख्तलिफ स्कूल्स का सरप्राइज विजिट किया गया। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 121 ड्रीम बे में गोकोवाल में कूड़ा करकट को आग लगाकर स्मोक के SOPs की खिलाफ वर्जी पर स्कूल हेड टीचर मोहम्मद रशीद कॉम्बो को मुअत्तल कर दिया गया। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान के सरप्राइज विजिट के दौरान 2 स्कूलों से 26 असातिज़ा गैर हाजिर पाए गए। आपको इस खबर से मुतालिक अपडेट करेंगे। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान का तहसील सिटी और तहसील सदर के मुख्तलिफ स्कूल्स का सरप्राइज दौरा। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 121 ड्रीम बे गोकोवाल में कूड़ा करकट को आग लगाकर जो स्मोक के SOPs हैं उनकी खिलाफवर्जी की गई। आगे बढ़ेंगे। खबर यह है कि चीनी की किल्लत को दूर करने के लिए हुकूमत ने चीनी दरामद तो कर ली मगर दरामद की गई चीनी शहरी पसंद नहीं कर रहे। चीनी इतनी बारीक है कि खुद डीलर्स भी चीनी की क्वालिटी से मुतमईन नहीं। मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीनी की पाकिस्तान में किल्लत के बाद हुकूमत की जानिब से चीनी इंपोर्ट तो की गई है लेकिन वो चीनी जो है वो शहरियों की जानिब से पसंद नहीं की जा रही क्योंकि चीनी बहुत ज़्यादा बारीक है और शुगर डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से बारहा हुकूमत से ये मुतालबात किए गए कि चीनी की किल्लत को सामने रखते हुए चीनी इंपोर्ट की जाए, लेकिन अब चीनी इंपोर्ट हो चुकी है तो डीलर्स की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि चीनी जैसी है वैसी शहरी पसंद नहीं कर रहे और बहुत लो क्वालिटी की चीनी इंपोर्ट की गई है हुकूमत की जानिब से। हाजी असलम बली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बली साहब बताइएगा, क्या कहेंगे आप इस चीनी के हवाले से जो इंपोर्ट की गई है बिल्कुल बारीक और शहरी ऐसी चीनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, आप क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि हमारे यहाँ कल्चर है, हम हमेशा मोटी चीनी खाते हैं और मोटी चीनी का ही हमारे मुल्क में पूरे में इस्तेमाल है। ये बारीक चीनी जब भी हमें बाहर से मंगवानी पड़ी है बारीक ही आई है और इसका जो इस्तेमाल है वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल यूज़र करते हैं। जो बेकरी वाला है, हलवाई है, मिठाई वाला है, बेवरेज वाले हैं, ये उनके लिए ठीक होती है क्योंकि इसका रेट कम होता है। शहरी इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब आप देखें कि इसका 84 रुपये रेट है अपना फ़ी किलोग्राम रिटेल में और दूसरी जो हमारी पाकिस्तानी चीनी है उसका 100 रुपये रेट है। 16 रुपये के फ़र्क से भी गाहक इसको पसंद नहीं करता, नहीं ले रहा। और बाहर आके जो हमारा 25,000 टन का पहला जहाज़ लगा है उसका माल अभी तक जो अनलोड हुआ है वो पूरे का पूरा डंप नहीं हुआ। मेरा हुकूमत को कहना यह है कि इसका कमर्शियल यूज़र को बेचने की इजाज़त दी जाए ताकि इसको डंप किया जाए और जो कमर्शियल यूज़र हमारी पाकिस्तानी चीनी इस्तेमाल करता है वो हम शहरियों को दे सकें ताकि इसको मामले को हम सही तरीके से। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जंग में धान की खरीदो फरोख्त में मुश्किलात का सामना। हुकूमत की जानिब से कीमत ताहाल मुकर्रर ना की जा सकी। 2000 से शुरू होने वाली खरीद 3 रोज बाद ही 1600 तक जा पहुंची। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैस खान से। जो अवैस, आगाह कीजिएगा।
بالکل جنگ میں رائس ملز تو کھول دی گئیں، تاہم دھان کی قیمت جو ہے اس کا تعین ممکن نہیں ہو پایا، جس کی پر کاشتکاروں کی جانب سے جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کسان تنظیموں کا کہنا ہے کہ جو دھان کی فصل ہے اس پہ قیمت جو ہے وہ متعین نہ ہونے کے باعث جو ہے کاشتکاروں کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس وجہ سے میرے ساتھ چیئرمین کسان بورڈ ندیم حیدر شاہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے، دھان کی قیمت کا ابھی تک تعین ممکن نہیں ہو پایا؟ دیکھیں جی، دھان کی جو فصل ہے وہ ملکی معیشت میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور انہوں نے جب مل والوں نے کہا تھا کہ اب آپ دھان کی فصل کو کٹائی کریں اور ملوں میں لے آئیں، تو انہوں نے ملیں بند کر دی۔ اس وقت ریٹ 2200 اور 2300 روپے کے درمیان تھا، آج ریٹ 1600 روپے، 1550 کی بھی آواز آ رہی ہے، 1600 روپے ریٹ ہے، اور یہ زمیندار کے ساتھ سراسر یہ ظلم ہے، زیادتی ہے کہ دیکھیں اتنی اہم فصل ہے، اور جو گورنمنٹ چاول باہر سے منگواتی ہے وہی چاول اگر اپنے پاکستان کا ہو تو کتنی یہ زبردست بات ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ اس کا ریٹ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اناؤنس نہیں کیا گیا، اور زمیندار کو اب 1600 روپے میں، اس کی تو کاسٹ بھی 1600 روپے نہیں پڑتی، تو 1600 روپے میں وہ اس سے لے رہے ہیں، اور اس کے اوپر کٹوتیاں بھی ہیں۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ابھی آپ کو ہم خبر دیں گے، اسموگ اور کورونا کے بڑھتے وار، پنجاب حکومت نے تعلیمی ادارے جلد بند کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ وفاق نے نومبر میں چھٹیاں دینے پر پنجاب حکومت سے مشاورت کی تھی۔ اسموگ اور کورونا کے بڑھتے وار، پنجاب حکومت نے تعلیمی ادارے جلد بند کرنے پر رضامندی دے دی۔ آپ کو ہم خبر سے متعلق اپڈیٹ کریں کہ اسموگ اور کورونا کی وجہ سے پنجاب حکومت نے تعلیمی ادارے جلد بند کرنے پر رضامندی دی۔ وفاق نے نومبر میں چھٹیاں دینے پر پنجاب حکومت سے مشاورت کی تھی۔ اسموگ اور کورونا کے بڑھتے وار، پنجاب حکومت نے تعلیمی ادارے جلد بند کرنے پر رضامندی دے دی۔ وفاق نے نومبر میں چھٹیاں دینے پر پنجاب حکومت سے مشاورت کی تھی۔ یہاں معاملہ ہے، ایک طرف اسموگ کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہے انتظامیہ کو، دوسری جانب کورونا کے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت سے مشاورت بھی کی گئی۔ پنجاب حکومت سے اس حوالے سے تیاری کے بعد وفاق کو تمام تر اس صورتحال پر اپڈیٹ کیا، اور ساتھ آپ کو یہ بتایا کہ پنجاب حکومت نے تعلیمی ادارے جلد بند کرنے پر رضامندی دی۔ جب وفاق سے پنجاب حکومت سے یہ پوچھا گیا، ان کی رائے لی گئی کہ تعلیمی اداروں سے متعلق کیونکہ کورونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر ڈیتھ ریٹ کی بات کی جائے تو اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو وفاق کی مشاورت کے بعد پنجاب حکومت نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت نے تعلیمی ادارے جلد بند کرنے پر رضامندی دے دی۔ وفاق نے نومبر میں چھٹیاں دینے پر پنجاب حکومت سے مشاورت کی تھی۔ پنجاب حکومت اور وفاق کی حکومت کے درمیان یہ اس حوالے سے مشاورت ہوئی۔ وفاق نے نومبر میں چھٹیاں دینے پر پنجاب حکومت سے مشورہ کیا، اس کے بعد پنجاب حکومت نے رضامندی دی۔ آپ کو بتائیں کہ کورونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، ساتھ اسموگ کی بات کی جائے تو اسموگ کی وجہ سے بھی ضلع انتظامیہ کو خاص طور پر اگر جتنے بھی اضلاع ہیں پنجاب کے، اور جو جس طرح کے پنجاب کے جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں، خاص طور پر جو لاہور سے دور کے علاقے ہیں یا دیگر جو علاقے ہیں، وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر پریشانی کا سامنا ہے، اور اسی پر ریحان گل سے بات کریں گے۔ ریحان، آج اہم میٹنگ ہے، اہم یہ فیصلہ ہے، اگر اسکولوں کو بند کیا جاتا ہے یا دیگر تعلیمی اداروں کو بند کیا جاتا ہے تو کیا تجویز زیر غور ہے، کتنی دیر کے لیے بند کیے جائیں گے؟ جی بالکل، پنجاب میں کورونا میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اسی کے حوالے سے وفاق کی جانب سے تمام صوبوں سے مشاورت کی گئی تھی۔ ضلع کا کہنا ہے کہ وفاق کی جانب سے تجویز یہ دی گئی تھی دسمبر میں دی جانے والی سردیاں ہیں ان کو جلدی کر لیا جائے، اور نومبر کے دوسرے ہفتے سے چھٹیاں دے دی جائیں تاکہ اسموگ سے اور کورونا کے کیسز سے بچا جا سکے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پنجاب کی جانب سے وفاق کی اس تجویز پر رضامندی ظاہر کر دی گئی ہے۔ اب NCOC کا جو مرکزی اجلاس فیڈرل میں ہوگا اس میں ان تمام تجاویز کو سامنے رکھا جائے گا، جس پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا، اور اگر اس تجویز پر عمل کر دیا جاتا ہے تو ممکنہ طور پر پنجاب میں تعلیمی ادارے 15 نومبر سے یا نومبر کے دوسرے ہفتے سے بند کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا ریحان، ظفر ڈوگر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف جانے سے پہلے ذرا یہ بتائیے گا، صرف تعلیمی ادارے بند ہیں، اور کیونکہ امکان یہ بھی تھا کہ دیگر جو مارکیٹس ہیں جس میں اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، ہوٹلز ہیں، شادی ہال یا ریسٹورینٹس کی بات کریں، جتنی بھی پبلک گیدرنگ ہوتی ہے تو وہاں پر بھی پابندی کا امکان ہے، اس سے متعلق کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ جی، پبلک گیدرنگ کی جہاں تک بات ہے تو پارکس کے حوالے سے تو گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ جو امیوزمنٹ پارکس ہیں ان کا وقت کم کر دیا گیا ہے، جو تفریحی پارکس ہیں ان کو تھوڑا زیادہ مدت کے لیے رات 10 بجے تک آن رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن جو مارکیٹس ہیں ان پر ابھی مشاورت کا عمل جاری ہے، کیونکہ گورنمنٹ کو یہ بھی خطرہ موجود ہے کہ اس پر تاجر برادری کی جانب سے بہت زیادہ ریزرویشن سامنے آ سکتی ہیں، تو انہی ریزرویشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت کی جا رہی ہے، لیکن مارکیٹس کے حوالے سے ابھی فائنل
ये डिवाइस फार्मूला नहीं किया जा सका कि मार्केट्स किस तरह बंद की जाएंगी, अगर की जाती हैं तो फिर उनका टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। लेकिन तालीमी इदारों के हवाले से चूंकि कंसल्टेशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से की गई थी और इन दोनों मुतल्लिका महकमों की जानिब से इस पर रजामंदी जाहिर की गई है। अच्छा रेहान, ये भी बताइएगा कि खास तौर पर अगर स्कूल या दीगर तालीमी इदारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बंद होते हैं तो इससे पहले स्मार्ट सिलेबस पर भी काम हो रहा था, तो फिर ये बच्चों को, ये जितने भी तलबा और तालिबात होंगे, किस तरह उनको अकोमोडेट किया जाएगा उनकी स्टडी के हवाले से? जी, उसके लिए तो एक ये तजवीज़ मेरे गौर है, जिसके लिए जो वफाकी वज़राए तालीम और जो सूबाई वज़राए तालीम है उनकी एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस 6 नवंबर को बुलाई गई है, जिसमें इस पर फैसला किया जाएगा। क्योंकि स्मार्ट सिलेबस को भी अगर मजीद कम करना पड़ता है तो उसमें फिर ये तजवीज़ मौजूद है कि जो उनका एकेडमिक ईयर है उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी जाए। पहले जो एकेडमिक सेशन है वो अप्रैल में वाइंड अप होता है, तो उसको बढ़ाकर अगस्त तक कर दिया जाए ताकि वो जो 3 माह का गैप है उसमें क्लियर किया जा सके। ठीक है रेहान, हमारे साथ ही रहिएगा। जफर डोगर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद। डोगर साहब शुक्रिया आपका। डोगर साहब, ये तजवीज़ बड़ी अहम है और रेहान खबर दे रहे हैं कि इम्कान है कि 15 नवंबर से तालीमी इदारों को बंद किया जाएगा, क्या कहेंगे इस फैसले पर? जी, बहुत बड़ी खबर है और पंजाब भर में जितने भी तालीमी अदारे हैं उनके हवाले से बहुत बड़ी खबर है। बच्चों के लिए भी, असातिज़ा के लिए भी और वालिदैन के लिए भी दूसरे हफ्ते में बंद करने पर गौर किया जा रहा है, मुशावरत जारी है। पंजाब ने अपनी राय दे दी है। वफाक ने पंजाब से राय मांगी थी कि 10 नवंबर के दूसरे हफ्ते में या मिड नवंबर में जो तालीमी अदारे हैं, कोरोना के जो बढ़ते हुए वार हैं और जो स्मोक के जो आने वाले दिनों में बहुत शिद्दत इख्तियार करने का खदशा जिसका ज़ाहिर किया जा रहा है, उसके पेश नज़र तालीमी अदारे जो हैं बंद कर दिए जाएँ। और इसके अलावा मुख्तलिफ तालीमी अदारों में, जैसा कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी 3 केसेस सामने आए और मुख्तलिफ जगहों पे ये केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं कोरोना के, तो इसके पेश नज़र ये मुशावरत की गई थी पंजाब गवर्नमेंट से, जिस पर उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर की है कि नवंबर में बंद किए जा सकते हैं तालीमी अदारे। पंजाब गवर्नमेंट इस पर राय दे चुकी है और वफाकी हुकूमत इस पर चारों सूबों से राय लेकर फिर एक फैसला करेगी। और यही, जैसा कि रेहान ने कहा कि बंद करने पर गौर किया जा रहा है, यही इम्कान गालिब है कि गवर्नमेंट जो है नवंबर के दूसरे हफ्ते में तालीमी अदारे बंद करने के हवाले से फैसला कर लेंगे और 6 नवंबर को जो फैसला होगा उसमें यही जो चीज़ें हैं सामने रखते हुए फैसला किया जाएगा। अब देखना यह है कि ये मुकम्मल लॉकडाउन होता है या ये स्मार्ट या पार्टली लॉकडाउन किया जाएगा। अगर तालीमी अदारों में लॉकडाउन हुआ और ये छुट्टियां दे दी कोरोना की वजह से, तो फिर ये सवाल उठेगा कि जो मार्कियाँ हैं, शादी हाल हैं, थिएटर्स हैं, सिनेमाज हैं और जो दीगर इज्तिमात होंगे, क्या उन पर भी पाबंदी लगाई जाएगी? तो लाजमी तौर पर अगर स्कूल बंद होंगे तो उन पर भी पाबंदी लगाना पड़ेगी और मार्केटों के हवाले से भी फिर यही इकदाम करना पड़ेंगे। इसको इस तनाज़र में भी देखा जा रहा है कि जो अपोजिशन की पीडीएम की जो मूवमेंट चल रही है, एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट चल रही है, और जिस आने वाले दिनों में जिसके एक जलसा लाहौर में और एक पेशावर में होना है और फिर जो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, बाज़ लोग दूर की कौड़ी लाने वाले उससे भी मिला रहे हैं कि शायद ये उसके पेश नज़र गवर्नमेंट इस तरह के फैसले कर रही है। जफर डोगर साहब, इससे मुतालिक आपने तफसीलन अपडेट भी किया, अपना तज्जिया भी दिया। रेहान गुल, आपने भी इस खबर से मुतालिक तफसीलन अपडेट किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इंचार्ज चौकी के ब्लॉक मुजम्मिल चीमा और मुहर्रर राशिद महमूद समेत 3 अहलकार मुअत्तल। तीनों अहलकारों पर इल्जाम था कि उन्होंने खातून के जरिए 2 शहरियों को ब्लैकमेल करके रिश्वत ली। मुहर्रर राशिद और कांस्टेबल आशिक पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार भी किया गया था। मजीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एसपी मदीना डिवीजन अरसलान शाहजेब की जानब से इंचार्ज चौकी के बलाक गुलस्तान कॉलोनी सब इंस्पेक्टर मुजम्मिल चीमा, मुहर्रर राशिद महमूद और कांस्टेबल आशिक को मुअत्तल कर दिया गया है। ये जो 2 राशिद महमूद और आशिक थे, इन पर यह इल्जाम था कि इन्होंने एक खातून के जरिए 2 शहरियों को ब्लैकमेल किया, जिनका नाम जो था वो शरीफ आजम था। उनसे 1.5 लाख रुपया रिश्वत ली, जबकि ये तमाम जो काम किया, जो गैंग बनाकर इन्होंने रिश्वत वसूल की और मुजम्मिल चीमा की वहाँ पर कबूल जो है वसूल की। इन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था, जिनको गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया। तो दोनों जो शहरी थे उन्होंने अदालत में बयान दिया कि उनसे रिश्वत नहीं ली गई। इस पर अदालत की जानब से मुकदमा बोगस होने पर फौरी तौर पर खारिज कर दिया गया और गिरफ्तार अहलकारों को रिहा कर दिया गया। मगर एसपी मदीना डिवीजन की जानब से तीनों की मौतली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी के साथ साथ उन्होंने इस पर इंक्वायरी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोजा में स्पेशल एजुकेशन स्कूल के बच्चों के लिए 2 बसों की फराहमी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया।
मजीद तफसीलात जानेंगे हाफिज फरहान अली से। गोचरा के स्पेशल एजुकेशन स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज बड़ा ही खूबसूरत एक बच्चों की जानिब से प्रोग्राम किया गया है। एमपी बिलाल असगर वड़ाइच यहाँ पर मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर गोचरा मौजूद हैं, जिला भर से जो स्पेशल एजुकेशन के अफसरान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बिलाल साहब से बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह से देखते हैं कि बच्चों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस पेश की है। बिलाल साहब क्या कहेंगे, बच्चों की ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं, क्या ऐलान करते हैं यहाँ पे आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं स्कूल इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और बड़ी खुशी महसूस हुई है कि जो इदारा हाजा के हेड मिस्ट्रेस हैं उन्होंने बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अपने बच्चों को वो सर्व कर रही हैं। तो वो कहते हैं ना कि देयर इज़ एबिलिटी इन एवरी डिसेबिलिटी, और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमें इन बच्चों का खसूसी तौर पे ख्याल रखना चाहिए और इन्हें डिस्ग्रेस नहीं होने देना चाहिए। ये हमारे स्पेशल बच्चे, और आज क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम इधर मैंने इनकी परफॉर्मेंस देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आप फख्र कर सकते हैं। मतलब हर लिहाज से उन्होंने इस तरह परफॉर्मेंस की है जैसे दे आर मतलब वो फुली एबिलिटी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएंगे स्पेशल एजुकेशन सेंटर पीर महल के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए नई बस का तोहफा दे दिया गया। इसी पर बात करेंगे नैयर शराजी से। बिल्कुल स्पेशल एजुकेशन सेंटर पीर महल को जो है मोहतरमा सैयदा सोनिया रज़ा शाह एमपी साहबा की जानिब से जो है एक बस मुहैया की गई है, जिससे में जो बच्चे हैं, जो स्कूल के स्पेशल बच्चे हैं, उनको बस में लाया जाएगा और छोड़ा जाएगा। आगे सर्दी का मौसम भी आ रहा है और ये वक्त की हम ज़रूरत भी थी, और मोहतरमा सोनिया रज़ा शाह साहबा ने आज इफ्तिताह भी किया है उस बस का और स्कूल का विजिट भी किया है। तो हम मोहतरमा से पूछते हैं कि वो अपना मजीद क्या इदारा ख्याल करेगी। मैडम क्या कहेंगे बच्चों के बारे में आप? जी, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैंने स्पेशल बच्चों की मदद के लिए ये बस दी है, और मैं सब वालिदैन को ये कहूँगी जिनके स्पेशल बच्चे हैं कि वो हमें इत्ला करें और हमें ये बताएं और हम उनको ये सहूलत मुहैया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल, उनका मजीद भी ये कहना है कि अगर और भी कहीं मेरी खिदमत की ज़रूरत है तो मैं हाज़िर हूँ। अगर स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के जो वालिदैन हैं वो भी मुझसे रब्ता करें, अगर उनको मेरी मजीद मदद की ज़रूरत है वो भी मैं हाज़िर हूँ उनके साथ। अगर बात की जाए तो पीर महल की जो पीटीआई की क़यादत है, गुड गवर्नेंस सेक्रेटरी मेजर नदीम शहजाद हैं, लियाकत अली शौकत है, राना शफीक खां है, असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल हैं, और दीगर जो अहम शख्सियात हैं शहर की, उन्होंने यहाँ पर शिरकत। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर रहिए हर खबर से बाखबर, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।